नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। बदलाव नहीं मंजूर, भाईजान मांगे शरिया कानून, ये हम नहीं कह रहे हैं, कुछ ऐसा ही कहना है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का। दरअसल तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने के फैसले को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया है। दिल्ली में हुई बैठक के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बयान जारी करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शाहबानो केस जैसा बताया है और कहा है कि यह फैसला शरीयत कानून में मतभेद पैदा करने वाला है, और यह भी कहा कि मुस्लिम को मजहब के मुताबिक जिंदगी जीने का पूरा अधिकार है। साथ ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उत्तराखंड के यूसीसी को धार्मिक आजादी के खिलाफ बताते हुए उसे भी चुनौती देने का ऐलान किया। इस बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर साफ किया है कि यूपी में सभी के लिए कानून एक समान है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन अब नियम के तहत ही त्योहार हर किसी को मनाने होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पहले मुहर्रम में सड़कें खाली हो जाती थी, उपद्रव होते थे, लेकिन अब उस पर लगाम कसी जा चुकी है। अब आपको बताते हैं कि आखिर आज की यह बहस क्यों हो रही है। तो आज की बहस इसलिए हो रही है क्योंकि मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता का यह मामला गरमाया हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देने की तैयारी में है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। क्योंकि शरिया कानून पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जता रहा है सबसे ज्यादा भरोसा, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को उत्तराखंड का यूसीसी भी मंजूर नहीं है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिर कहा है कि त्योहारों में नियमों का पालन हर हाल में हर किसी को करना होगा। तो ठोकेंगे इस सबसे जुड़े सवालों पर अपने पैनलिस्ट के साथ ताल, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। हमारा मानना यह है कि अगर आप रिश्तों पे, शादी ब्याह के मामला पे गौर करेंगे तो आप महसूस करेंगे ये इन द इंटरेस्ट ऑफ विमेन नहीं है, बल्कि हम महसूस करते हैं कि औरतों के लिए ये एक मुसीबत बन जाए फैसला। जब हिंदू लॉ मैरिज एक्ट में ये है कि आपको एलिमनी मिलती है डिवोर्स के बाद, तो मुस्लिम महिला को क्यों नहीं मिलनी चाहिए। तो ये मैं वेलकम करती हूँ, मैं इसका स्वागत करती हूँ जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। नेचुरली अगर कोर्ट कंपल्जन कर देगा कि आपको मेंटेनेंस देना ही है डिवोर्स के बाद भी, तो वो औरत जो है वो मैरिज के बंधन में बंधी रह जाएगी और वो दे कैन मूव ऑन और आगे वो बढ़ के नई जिंदगी नहीं शुरू कर सकेंगी। कि इद्दत के बाद के खर्चे को शरीयत ने मना किया है ताकि जो साबिका बीवी या साबिका शौहर है उसकी निजी और पर्सनल ज़िंदगी में किसी भी तरीके का कोई इंटरफेयर ना हो। शरीयत का यही मुतालबा है, शरीयत की यही तालीम है। ऐसा करा कानून जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी पर समान रूप से हो। जुडिशरी का आमतौर पे ये रवैया रहा है या ऐसी मान्यता रही है हर जुडिशरी में कि जो धार्मिक कोडिफिकेशंस हैं या महिलाओं के अधिकार के लिए धार्मिक गारंटी हैं वो पर्याप्त नहीं है। ऐसी मान्यता अदालतों की रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को समझना पड़ेगा कि देश शरीयत से नहीं चलेगा। इस्लाम में क्या कानून उसे नहीं, जो बाबा साहब अम्बेडकर साहब का संविधान है, जहाँ जब कोर्ट तय करेगा उसके साथ सुप्रीम कोर्ट जो तय करेगा, जब पार्लियामेंट तय करेगा उसके अनुसार चलेगा। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे। आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो नियमों के अंतर्गत मनाओ और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। और चलिए अपने मेहमानों से जल्दी से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं शाजिया आलमी, बीजेपी की प्रवक्ता,
संगीत रागी हमारे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, असीम वकार हैं, ऑल इंडिया हमारे साथ हैं असीम वकार साहब, AIMIM के स्पोक्सपर्सन, कपिल श्रीवास्तव है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, मुफ्ती शमून कासमी है, प्रेसिडेंट हैं उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन परिषद के। थोड़ी देर में हमारे साथ कुछ और मेहमान जुड़ेंगे। राशिद शरीफ हमारे साथ होंगे, प्रेसिडेंट हैं ये SIMPLB के। शाहिद अली साहब होंगे जो एक्टिविस्ट हैं मुस्लिम मामलों के। मुफ्ती मंजूर जियाई भी होंगे और ताहिरा हसन भी हमें ज्वाइन करेंगी। लेकिन मैं शुरुआत आपसे करना चाह रहा हूं मुफ्ती शमून कासमी साहब। कोर्ट का फैसला आ चुका है, देश की सर्वोच्च अदालत का फैसला आ चुका है गुजारा भत्ते पर, फिर क्यों इस पर कहा जा रहा है कि साहब ये फैसला हमें मंजूर नहीं है? ये फैसला सरकार का तो नहीं है, ये फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का है। देखिए, मैं उत्तराखंड से शुरू करता हूं कि उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी जो UCC का ड्राफ्ट लेकर आए हैं और वो मंजूर हो गया है और वो अब उसका अक्टूबर से उसका इम्प्लीमेंट में हो जाएगा। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को इसके लिए मुबारकबाद देता हूं और इन हजरात से कहना चाहता हूं कि वो इस्लाम में मुदाखलत नहीं है, बल्कि UCC इस्लाम की जो आप लोगों ने इस्लाम के नाम पे कुरीतियों को जन्म दिया है उस पे अंकुश लगेगा। और मैं एक बात सीधी कहना चाहता हूं इन हजरात से कि आप जरा ग्रास रूट पे जाके देखिए जो तलाकशुदा महिलाएं हैं उनका क्या हाल है। और मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि उनके जो शौहर हैं, जो उनके हस्बैंड रहे हैं, उनके बच्चे भी हैं, वो बच्चे जो हैं मुख्तलिफ छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ना उन्हें एजुकेशन मिलती है, ना उनका मौलिक अधिकारों का उनका हनन हो रहा है। मैं खुद फैमिली कोर्ट में रहा हूँ, मैंने देखा है कि किस तरह से इस्लाम के इन कानूनों का मिसयूज़ हो रहा है। मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि आप बराए मेहरबानी आप इस्लाम का नाम लेकर के आप अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकते। आप पहले ग्रास रूट पे जाके इसकी खबर तो लीजिए कि वो मेंटेनेंस देने के हकदार क्यों नहीं है। और कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो बिल्कुल मैं समझता हूं ये हक बजानिब है और ये उस रसूल का हवाला दे रहे हैं जो रसूल सिला रहमी की बात करता है। इस्लाम नाम है अमन शांति का, आशिकी का। ठीक है, हमारे साथ आज बड़ा पैनल है, इसलिए सभी मेहमानों से मेरी गुजारिश है कि आप कम शब्दों में अपनी बात रखें और अपनी अपनी बारे में बोले तो सबको बात समझ में भी आएगी। शाहिद अली साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब शाहिद अली जी, भाई UCC पर आपको एतराज है, आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एतराज है। अगर तलाकशुदा मुस्लिम महिला को अगर कोर्ट कह रहा है कि इसका हक है कि इसको गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, तो फिर ये कहां से संविधान का उल्लंघन हो गया, अधिकारों का उल्लंघन हो गया, धार्मिक आजादी में खलल कहां से हो गया? चलिए, लगता है शाहिद अली जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ताहिरा हसन जी जुड़ चुकी है हमारे साथ, आवाज जा रही होगी तो प्लीज आप हाँ कहिएगा, तब मैं आपके पास आ रहा हूं। ताहिरा हसन जी, आवाज जा रही है? जी। ताहिरा हसन जी, देश की सर्वोच्च अदालत ने मुस्लिम महिलाओं के हक में फैसला सुनाया, ये धार्मिक आजादी में खलल दखल कहां से हो गया? देखिए, इसका तो सबने वेलकम किया है कि महिलाएं मेंटेनेंस पहले भी लेती थी। इससे पहले भी, क्योंकि देश का संविधान जो है वो सब पे, मुस्लिम महिलाएं भी इसी देश की नागरिक हैं। तो वो अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC उसके अंदर वो जाकर अपना रिड्रेसल लेती थी, पहले भी लेती थी। देखिए, और अब भी ले रही है, अगर लेगी तो अच्छा है। औरतों को उनका हक मिले, उनको अबैंडन ना किया जाए, इस जाहिर है कि ये इंसानियत का भी तकाजा है। और इस्लाम भी देखिए बारबरियत पे मबनी नहीं है, कहीं नहीं लिखा है। वहां भी लिखा है कि जब आप बीवी को तलाक देते हैं तो इतना उसको दे दीजिए उसने सुलूक के साथ। तो जाहिर है कि यहाँ पर वही बात है। लेकिन ये जो फैमिली कोर्ट में जो केसेस जाते हैं ना, ये सिर्फ मुस्लिम्स के नहीं होते हैं, वहां पे नॉन मुस्लिम हमारी बहनें भी होती हैं। और वहाँ जजेस की कमी है, वहां पर केस बहुत लंबे पेंडिंग चलते हैं। तो ये किसी एक मजहब का नहीं है, सभी मजहब की औरतें जो हैं, जो हिंदुस्तान में रह रही है, इस देश में रह रही है, इस देश की नागरिक है, तो जाहिर है सबसे बड़े लोकतंत्र जो संविधान से चलता है उसके तहत चल रहा है। तो इसमें कोई मेरे समझ में नहीं आता कि लोग इसमें क्यों इतने परेशान हैं। शाहिद अली अगर हमारे साथ जुड़ गए होंगे तो एक चीज मैं कहना चाहती हूँ, उन्होंने कहा था कि कुरीतियां हैं उसमें, इस तरह से नीचे जमीन ग्रास रूट पे जाके देखिए, सभी जगह है। इससे पहले जो स्पीकर कह रहे थे वो सभी जगह कुरीतियां हैं, सभी जगह कुरीतियां तो धीरे धीरे कर करके कई जगह दूर हो गई और कई जगह दूर हो जाएंगी। शाहिद अली जी,
अगर महिलाओं के हक और हुकूक की बात अगर देश की सर्वोच्च अदालत कर रही है तो दिक्कत क्या है? आप लोग तो कहते हैं कि ये देश कानून से, संविधान से चलना चाहिए, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है सर। सर पहली बात तो ये समझने की और सोचने की जरूरत है कि हमारा संविधान शरीयत एक्ट की एप्लीकेबिलिटी को ख़त्म नहीं करता है। दूसरी बात, हमारे देश की पार्लियामेंट जो सर्वोच्च है उसने मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पास किया है। तीसरी बात, अगर उस पर अमल हो जाएगा तो 125 से ज़्यादा राइट्स वुमेन को उसके अंदर हैं, वो वुमेन को राइट्स के लिए ही उसको बनाया गया है। चौथी चीज़ ज़रा देखिए इस बात को, 125 पर जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है ये कोई नया ऑर्डर नहीं है। 1986 से लेकर के जब से वो एक्ट पास हुआ है, अनफॉर्चुनेटली उस एक्ट को आज तक भी उन्होंने अप्लाई कहीं पे करने ही नहीं दिया। आज तक भी वो उस एक्ट पर जरा सा भी एप्लीकेशन हुआ ही नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। और आप जरा इस चीज को गौर करिए कि अगर उस एक्ट पर एप्लीकेबिलिटी हो जाती, उस एक्ट के तहत में अगर फैसले होने शुरू हो जाते तो औरतों को डॉलर अमाउंट अच्छा मुझे बताइएगा कि शाहिद अली साहब मुझे बताइएगा जरा, मुझे जरा बताइएगा, दर्शकों को भी समझाइएगा। वहां पर 125 के एक सेकंड सर, प्लीज दोनों पार्टियों को रजामंदी मुस्लिम पर्सनल लॉ में होगी। मैं यूसीसी पर भी आऊंगा सर, लेकिन उससे पहले जरा इस पर क्लियरेंस दे दीजिए, जरा क्लैरिटी कर दीजिए कि जो तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं हैं उनको इद्दत में कितनी अवधि तक और किस सीमा तक उनको गुजारा भत्ता मिलता है? शाहिद अली जी, शाहिद अली जी, शाहिद अली जी, आवाज जा रही है? लगता है कि आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं कपिश श्रीवास्तव जी आपके पास आ रहा हूं। अब यूसीसी का मुद्दा और अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का यह कहना कि हम दोनों मसले को लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फिर से हम जाएंगे। अब यह बताइए कि यूसीसी में अगर एक समान हक की बात हो रही है तो इसका वेलकम नहीं होना चाहिए क्या? सबसे पहली चीज तो यह है कि यूसीसी जो नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 44 में है और जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का वर्जन था कि यह सहमत के आधार पर लागू हो, तो सहमत हुई है क्या? और तीसरी चीज, इसी देश का सुप्रीम कोर्ट है, अगर किसी को संतुष्टि नहीं है तो उसका विधिक अधिकार है क्या? उससे आप रोक लेंगे क्या? तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप उसको रोक नहीं सकते हैं, वो जाएगा, उसका लीगल राइट है। सही है गलत है इसका फैसला भी सुप्रीम कोर्ट को करना है, हायर बेंच को, उसमें तकलीफ किस बात की है? दूसरी बात मैं कह दूं, हिंदू कोडिफाइड बिल से आप इसकी तुलना नहीं कर सकते। मैंने पहले भी आपके कार्यक्रम में इस बात को कहा कि 21वें विधि आयोग ने, जिसके बीएस चौहान साहब अध्यक्ष थे, जस्टिस जी, उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है कि देश में यूसीसी लागू करने से बेहतर होगा कि कोडिफाइड लॉज लागू किया जाए और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और उनके अखलाक के लोग बैठ जाएं, अपना एक सहिताकरण के लिए एक मार्गदर्शन दे दें पार्लियामेंट को और पार्लियामेंट उसको सहिताकरण कर दे। इसमें क्या दिक्कत है किसी को? तीसरी बात, हिंदू से आप कैसे मिलाएंगे? हिंदू धर्म में विवाह एक संस्कार है, मुस्लिम धर्म में विवाह और निकाह जो होता है वो जो है एक संविदा है। संस्कार और संविदा में बड़ा अंतर होता है। इनके यहाँ मेहर की रकम पहले तय हो जाती है, मुवज्जल और मुवज्जल ये दो तरह की होती है, एक पहले ही अदा कर दी जाती है और एक डाइवोर्स के बाद अदा की जाती है। तो जो कानून है, जिसको अपने घर में झाड़ू लगाना है, पुनर्जागरण भी वही करेगा। उनके घर का पुनर्जागरण कपिश श्रीवास्तव नहीं करेंगे, वो उनके घर के अंदर से लोग करेंगे। लेकिन आप जो कह रहे हैं ना, आप जो कह रहे हैं, मैं मुफ्ती मंजूर जियाई साहब, ठीक है कपिश जी, आपने विधि आयोग का रेफरेंस यहां पर दिया, ठीक है, आपने विधि आयोग का रेफरेंस दिया कि क्या इस वक्त देश में यूसीसी की जरूरत है, नहीं है। मैं मुफ्ती मंजूर जियाई साहब, भाई हिंदुओं में विवाह संस्कार है और मुस्लिमों के लिए जैसा संविधान उन्होंने बताया कि भाई एक कॉन्ट्रैक्ट है, आप इसमें दखल नहीं दे सकते, उनके रिचुअल्स, उनकी प्रथाएं अलग होती हैं। लेकिन जब एक समान अधिकार की हम बात करते हैं
बिना लिंग भेद के किसी के साथ आप बिना लिंग भेद के आप भेदभाव आप किसी के साथ नहीं कर सकते। जो समान अधिकार पुरुषों को है वही महिला को मिलेगा। तो अगर एक बेटी या बहू या विधवा अगर किसी संपत्ति में वो अपना हक चाहती है तो क्यों नहीं मिलना चाहिए? और अगर कोई तलाकशुदा है और उसको अगर गुजारा भत्ता चाहिए तो क्यों नहीं मिलना चाहिए? खरे साहब, बात आपका कहना आपकी नौयत से बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इस बात को समझना पड़ेगा कि उसी हिंदुस्तान के कानून के तहत में मुसलमानों को अपने जायदाद अपने बंटवारे करने के हुकूक उसी संविधान ने दिए हुए हैं। और जब ये लॉ हमारे पास है तो हमें उसका इस्तेमाल करने दिया जाए। और इस बहाने से यूसीसी की बातें करके लाना, ये कहीं ना कहीं इस बात को तकलीफ पहुंचाने वाली होती है कि आप एक मुद्दा सेट करना चाहते हैं या अपना नैरेटिव सेट करना चाहते हैं इस बहाने से, या फिर मुसलमानों के ऊपर में कोई कदगन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यही सारे मसले हैं तो जो कि विद्यमान वो मेंटेनेंस वाला मामला तो सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट का अगर फैसला आता तो नैरेटिव सेट करने कौन नैरेटिव फिर सेट कर रहा है सर? वो तो सर्वोच्च अदालत का फैसला है सर। सुनिए ना, इतनी सर्वोच्च देखिए उसके ऊपर भी बेंच है ना, उसके ऊपर बेंच में जाने में अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जाना चाहती है या मुसलमान के कवायदीन जो जाना चाहते हैं उनके कायदीन, तो इसमें एतराज किस बात का है? क्या उस बात का अधिकार नहीं है इस लॉ के अंदर में? क्या हम उसके अगले बेंच में जाएं और उसके अगले बेंच इस बारे में बताएं कि इस्लाम के संविधान के अंदर में इस तरीके की बातें हैं? और यही बात अगर हम करते हैं तो उसके बहाने से आप यूसीसी की बात करना शुरू कर देते हैं। ये बातें टकराती हैं, इसलिए आपको और हमें इस बारे में गौर करना होगा कि कोई कंट्रडिक्शन आपकी और हमारी बातों में नहीं होना चाहिए। जो हुकूक आपको बोलने की आजादी देता है वही संविधान हमें भी बोलने की आजादी देता है। तो हम अपने हुकूक की बात कर रहे हैं, हमारे पास कुरान है, उसमें किताबें हैं। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि यूसीसी जबरन मुस्लिमों पर थोपा जा रहा है? नहीं, थोपा नहीं जा रहा है और नहीं थोपा जाएगा। यही तो देश की खूबसूरती है कि इस मुल्क में कोई चीज किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं थोपी जा सकती। यही हमारे देश की बहुत बड़ी खूबसूरती है। इस खूबसूरती को दुनिया के सामने उजागर करना चाहिए कि अगर मुसलमानों के ऊपर में कोई भी बात सामने आती है तो उसे थोपा जाएगा। इस लफ्ज का इस्तेमाल करना ही बहुत बड़ा गुनाह है। मैं समझता हूं कि ऐसे लफ्ज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए और ना ही यहाँ की हुकूमत किसी पर थोपती है, बल्कि हर एक बात को सुलझा करके कोर्ट में फैसले के असीम वकार साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। असीम वकार साहब, यूसीसी क्यों मंजूर नहीं है? और जो तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को मेंटेनेंस की बात, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, यह भी मंजूर नहीं है, क्यों ऐसा? देखिए अनुराग मुस्कान साहब, मैं प्रत्युष कर रहे हूं सर, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा प्रत्युष भाई, जो आपने यूसीसी की बात की, मैं आपसे खाली इतना कहूंगा कि यूसीसी उत्तराखंड में जो लागू है, क्या ये यूसीसी आप मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, असम, त्रिपुरा में लागू कर देंगे, गोवा में लागू कर देंगे? आप लोग देश को या तो भटका रहे हैं या आपकी जो टीम है पीछे आपको जानकारी ही नहीं देती है, या आप लोग बिना जानकारी लिए ही टीवी पे आ जाते हैं। अच्छा, कौन से यूसीसी की बात कर रहे हैं? उस यूसीसी की बात कर रहे हैं जिसमें उत्तर प्रदेश में गाय के लिए अलग कानून है और गोवा में गाय के लिए अलग कानून है। उत्तर प्रदेश में मां है गाय और गोवा में खाई जाएगी, मणिपुर में खाई जाएगी। कौन से यूसीसी की बात कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पाया, जरा एक बार बता दीजिएगा देश को। वकार साहब, कौन से यूसीसी की बात कर रहे हैं? फिलहाल तो देवभूमि उत्तराखंड के यूसीसी की बात हो रही है। नहीं, उत्तराखंड के यूसीसी की बात हो रही है जो अक्टूबर में लागू हो जाएगी उस राज्य में। आपने कहा ना कि गोवा के लिए अलग नियम, मणिपुर के लिए अलग नियम, यूपी के लिए अलग नियम। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या इस वक्त आपको भी लग रहा है कि देश भर में एक समान यूसीसी, एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए, जिसको आप भी कहेंगे कि हम वेलकम करते हैं? देखिए, जो स्टेट वाइज लागू हो उसको यूसीसी कहकर आप हिंदुओं को भटकाइए नहीं। अरे सर, हिंदुओं को अगर स्टेट वाइज यूसीसी वहां पर लागू होने की बात हो रही तो उससे हम तो स्टेट वाइज यूसीसी कहेंगे। अगर आप कहेंगे, एआईएमआईएम कहेगी कि देश भर में कानून लाइए एक समान, क्लियर कहिए। आपको तो आपको स्टेट लेवल पर भी प्रॉब्लम है। क्यों सर, 2 मिनट में आप लोग असल में परेशान हो जाते हैं। देखिए, नहीं सर, बोलिए। आदमी वो होता है जो आधी जानकारी के साथ आता है। नहीं, बोलिए सर, बोलिए। और सबसे बिल्कुल आ रहा हूं साजिया जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। आदमी की अरे सुनिए सर, बोलिए। जानकारी विहीन आदमी की पहचान ये होती है कि वो चीखने बहुत लगता है। नहीं, कोई नहीं चीख रहा है सर, बोलिए। लगता है अपने को। बोलिए, है ना। फैसला देश को लेने दीजिए। आपने बोल दिया, मैं बोल रहा हूं। जब स्टेट वाइज है तो यूसीसी कहां से है? और यूसीसी है तो पूरे में लागू क्यों नहीं है? फिर आपने अभी, मैं ये
तलाक के बाद फैसले आया कि साहब इनको खर्चा उनको खर्चा। अब मैं इस पे आपसे पूछ रहा हूँ, एक गैर, देखिए शादी है तो पति पत्नी है, जब शादी खत्म हो गई तलाक हो गया तो पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हो गए, गैर, हमारे क्या बोलते हैं अरबी में नामहरम। अब एक अजनबी मर्द से भारत का कानून क्या ये कहेगा अजनबी औरत को खर्चा दो? जब अजनबी हो गए, शादी ही नहीं रही, तो एक गैर मर्द एक गैर औरत को खर्चा क्यों देगा? दूसरी बात, सारी लड़ाई आप हमारी लड़ाई ले रहे हैं, सिखों की लड़ाई ले रहे हैं, क्रिश्चियंस की लड़ाई ले रहे हैं। हमारे देश के एक बहुत बड़े नेता, बहुत बहुत बड़े नेता, उनसे कभी पूछा आपने कितना खर्चा दिया आपने इतने साल में? जरा पूछिए एक बार मेरे साथ, एक पूछिए, एक बार पूछिए कि खर्चा क्यों नहीं दे रहे नेताजी, और नहीं दे रहे हैं तो क्यों नहीं दे रहे हैं, और दिया तो कितना खर्चा दिया? सारी लड़ाई आप हमारी लड़ लेंगे, अपनी चच्ची की लड़ाई नहीं लड़ेंगे आप। चलिए, अपनी दीदी की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। साहब ने कहा, मैंने बिल्कुल 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 शांति से सबने सुना, मैंने भी सुना सर, मैंने भी सुना। एक अजनबी को क्या जरूरत है गुजारा भत्ता देने का? मुझे जरा शाजिया अलमी जी समझाइए। मतलब फिर तो देश में कानून, देखिए, लॉ सब कुछ खत्म कर देना चाहिए। अगर असीम वकार की बात माने कि अगर तलाक हो गया, अजनबी हो गई, क्यों दें उसको गुजारा भत्ता? ये सोच है शाजिया अलमी जी? मुझे लगता नहीं है कि मैं इस डिबेट का जो मयार है इतना गिरा दूं कि एक एक बात का उनका जवाब दूं, लेकिन मैं कम से कम इतना कह दूं आप लोगों से कि गाय को लेकर क्या रूल्स हैं और कानून है, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ पर नहीं आते। मुझे आप सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए। देखिए असीम वकार साहब, हिम्मत है असीम वकार साहब, आपकी बारी में कोई नहीं कह रहा था। मैंने शुरुआत में ही सभी मेहमानों से गुजारिश की, हाथ जोड़कर गुजारिश की कि अपनी अपनी बारी में बोले। जी शाजिया अलमी, शाजिया अलमी बोले। शाजिया अलमी, आपकी हिम्मत अगर है तो आप पूछ के बताइए। नहीं 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 नहीं, आपकी क्या हिम्मत है? एक बार पूछिए तो एक बार नेताजी से। साहस क्या है वो तुम सुन ही रहे हैं। सारी आपकी हिम्मत निकलती है मुस्लिम औरतों पर, निकलती है आपकी हेकड़ी वहीं पे बनती है आपकी। असली जिंदगी में क्या आपकी अरे भाई आप एक बार देश के नेताजी से जो बेचारी मुस्लिम महिला है कितना खर्चा दिया हिसाब दे दीजिए। मैं बोल सकती हूँ पृथ्वी में चली जाऊंगी अगर आप असीम वकार साहब, असीम वकार साहब, असीम वकार साहब, असीम वकार साहब, कम से कम यहाँ तो नियम मान लीजिए सर। ठीक है, यूसीसी नहीं मानना है मत मानिए सर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानना है मेंटेनेंस पर मत मानिए सर। यहाँ तो कम से कम कोई कह रहा तो सुन लीजिए सर। जी शाजिया अलमी। अरे भाई मेंटेनेंस पे अगर आपको तो मैं शुरू से अपनी बात जी जी शाजिया अलमी बोले आप। अब देखिए आप पृथ्वी से अगर रोक नहीं पा रहे हैं तो आपको नहीं, एक सेकंड शाजिया अलमी को रखिएगा मेरे साथ स्क्रीन पर प्लीज पीसीआर। हिम्मत देख लेता हूं जी। शाजिया अलमी बोले। बात नहीं है, ऑडियो को की बात है, वीडियो की बात नहीं है, ऑडियो की बात है। शाजिया अलमी बोले। तो सबसे पहले मैं कह दूं कि भाई साहब ने अभी भी जो कुछ कहा वो कुतर्क भी नहीं था, वो इतने अहमकाना बात थी, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत या तो शादी की बात होती है, या तलाक की बात होती है, या सक्सेशन यानी कि विरासत की बात होती है, या इनहेरिटेंस की बात होती है। गाय और भैंस और बकरी का सवाल ही नहीं होता। एक अव्वल बात ये। दूसरी बात ये, अगर पूर्व पति है तो वो अजनबी नहीं बनता। अगर अपनी मर्जी से वो अगर तलाक दे रहा है और उस बेसहारा औरत के पास कुछ भी नहीं है, यानी कि कोई आर्थिक जरिया नहीं है अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए या खुद के लिए, तो जाहिर सी बात है उसके लिए ज़रूरी है कि उसको इस तरह की मदद दी जाए कानूनी तौर पर। और तीसरी और ज़रूरी बात, मैं बहुत सारी बातें सुन रही हूँ लगातार, और आप देखिए अभी भी बात हुई, अब हिंदुओं की बात हो रही है कि हिंदुओं की फ़िक्र क्यों नहीं है, सिखों की फ़िक्र क्यों नहीं है, पारसियों की फ़िक्र क्यों नहीं है। सती हो या दहेज हो या घरेलू हिंसा हो, ये सारी कुरीतियाँ थी हिंदू समाज की भी, उसको लेकर कानून बने हैं और ठोस कानून बने हैं। बल्कि दहेज को लेकर तो नॉन बेलेबल कानून है, सती को लेकर तो इतना बड़ा कानून है कि वो मर्डर की तरह माना जाता है उसको, और इसीलिए उसमें रोकथाम हुई है। तो ऐसा नहीं है कि अंकुश नहीं लगाया गया है। अब बात कर दे पुराने मामले की। अब दूसरे भाई साहब वो भी बहुत क्या कमाल की उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि 1986 में प्रोटेक्शन ऑफ डिवोर्स एक्ट था 1986 का, शाहबानो मामले के बाद। वो बाकायदा ये नहीं कह रहा था कि औरतों को ज़्यादा मिलेगी राहत, वो बाकायदा उसमें ये कहा जा रहा था कि औरतों को इद्दत तक
यानी कि तलाक के बाद इद्दत तक ही 3 महीने तक ही कुछ मुआवजा मिलेगा, और उसके बाद वो औरत कहाँ जाएगी? आपने नहीं, बहुत सारी बातें मुझे करनी, मैंने बहुत जवाब देने दीजिए। ये सारी बातें जो बहुत जहीन महीन बातें करने की कोशिशें की जा रही थी और बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही थी, उसकी बात ये वो लोग हैं जो कुरान तक को नहीं मानते, ये कुरान के भी खिलाफ है। सुनिए, नहीं मुझे बोलने दीजिए, ये वो लोग हैं जो संविधान को तो छोड़िए, आप इंसानियत को भी छोड़िए, ये कुरान शरीफ को नहीं मानते हैं भाई। ये तो तलाक अहसन और हसन को नहीं मानते, तलाक बिद्दत को बना के रखे हुए हैं और सालों साल इसके लिए लड़ रहे हैं। ये वो बोर्ड है जो कुरान को भी नहीं जानता, कुरान की रोशनी से भी नहीं देखता है, उनको सिर्फ सियासत करनी है। और यूसीसी क्या संविधान का हिस्सा नहीं है? सारी संविधान की दुहाई दे रहे हैं ये लोग, सुबह शाम रात किताबें लेके घूम रहे हैं। क्या संविधान का हिस्सा यूसीसी नहीं है? अभी हमारी बहुत अच्छी बड़ी बहन ने क्या बोला कि आप सिर्फ मुस्लिम क्यूरीतियों की बात कर रहे हैं, पारसियों की नहीं कर रहे हैं, सिखों की नहीं कर रहे हैं। तो भैया यूसीसी यही तो काम करेगा, तो आप अपने को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं यूसीसी मुसलमानों के लिए खिलाफ है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हिंदुओं के लिए आप कुछ बोल नहीं रहे, तो यूसीसी तो सभी महिलाओं के लिए एक होगा। मैं संगीत रागी जी, संगीत रागी जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। संगीत रागी जी, कुल मिलाकर देखिए, जब ये बहस होती है तो जैसा कि अभी असीम वकार जी ने कहा कि भाई आप उत्तराखंड के यूसीसी की बात कर रहे हैं, देश की यूसीसी की बात कर रहे हैं, आप लोगों को बरगलाइए मत। यहां तो सिर्फ एक स्टेट में एक समान नागरिक संहिता की बात छिड़ी तो लोग आपत्ति दर्ज कराते हैं। देश भर में अगर एक समान कानून लागू हो जाएगा फिर क्या होगा? देखिए, उत्तराखंड और संभवतः मध्य प्रदेश दोनों सरकारें जो है इस पर काम कर रही हैं और उत्तराखंड बहुत आगे बढ़ चुकी है इस मामला में। असीम वकार की बात से मैं सहमत हूं कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो पूरे देश भर में लागू किया जाना चाहिए, लागू होना भी चाहिए। और उनका तर्क ये जो है वो कि गाय यहाँ होती है, गाय वहाँ काटी जाती है, इको जरा आ रहा है, इसको ठीक कीजिएगा। जी। तो वो तर्क नहीं है। जैसा कि साजिया जी ने कहा कि मैरिज, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस, सक्सेशन, इसी के बारे में मूलतः सिविल मैटर्स जो है इसी के बारे में यूनिफॉर्म सिविल कोड का। आपकी शादी कैसे होती है, आपके रिचुअल्स कैसे होते हैं, इसमें इसका कोई हस्तक्षेप नहीं है, कोई मायने नहीं रहते। तीसरी बात है यूनिफॉर्म जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसको पूरा अधिकार है जाने के लिए। लेकिन एक बात ये हमें कोई समझ में आनी चाहिए कि जो शरीयत लॉ है वो कोई डिवाइन लॉ नहीं है। ये 1937 में ब्रिटिश लोगों ने कोडिफाई किया था। यदि ये डिवाइन होता तो पूरी दुनिया में एक ही तरीके का होता, लेकिन आप दुनिया भर में यदि आप शरीयत लॉ का अध्ययन करेंगे तो हर देश में इसका शरीयत जो है वो अलग अलग है। तो ये कहना कि ये डिवाइन अवतार है और इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, उसी के अनुसार होगा, ये तो बिल्कुल ही वाहियात बात है। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में डॉक्टर अंबेडकर ने शरीयत लॉ की धज्जियां उड़ा करके रख दी थी और उस समय ये कहा, अंबेडकर ने कहा था कि ये मुसलमानों को गोलबंद करने के लिए जो है वो शरीयत लॉ जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937 में लाया गया था। रही बात कि इसे मानना है या नहीं मानना है, जब आपका ये जो बार बार ये कहा जाता है कि हम शरीयत है, इससे अलावा हम किसी और चीज़ को नहीं मानते हैं, तो मुझे लगता है कि इस देश में बहस फिर से पुराने तरीके से होना चाहिए कि ये देश में मुसलमानों को शरीयत से चलना था तो फिर इस पाकिस्तान बनाने की बात क्या थी? फिर तो वो हिस्सा भी इसी का ही देश का हिस्सा होना चाहिए था ना जी। नहीं तो जो मुसलमान जिन्होंने कहा था कि हम एक सेकुलर संविधान के अंदर रहेंगे, उनको ये बात कहने का पूरा अधिकार, मैं तो कहता हूं ये अधिकार ही नहीं है। और कायदे से जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है वो 125 जो है उसमें वो पहले से ही महिलाएं जा रही हैं कोर्ट में और उनका बेनिफिट मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मात्र उसको एंडोर्स किया है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्रेंथन किया है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि भाई अरब का इस्लाम और भारत का इस्लाम अलग है, दूसरी तरफ कहते हैं कि देखिए वहां के आप हमसे तुलना क्यों कर रहे हैं भाई? अरे भाई ठीक है ये कॉन्ट्रैक्ट है ये आपके, लेकिन यदि कॉन्ट्रैक्ट है तो महर की राशि आप क्यों तय करते हैं? वो भी खत्म कर दीजिए। जिस समय कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ वो खत्म आप कर दीजिए। यहां मूल बात है कि महिलाओं की सुरक्षा, उनके जो लोग हैं उनके जो ऑफस्प्रिंग है उनके लालन पालन का दायित्व
उस व्यक्ति पर होना चाहिए जिससे उनके बच्चे पैदा हुए हैं, न कि सिर्फ वो पसंद के आधार पर कि कल जाकर के हमको एक अच्छी महिला। राशिद शरीफ जी, मैं राशिद शरीफ जी आपके पास आ रहा हूं, माफ कीजिएगा, थोड़ी सी देर हुई, मैं आपके पास आ रहा हूं। राशिद शरीफ जी, बार बार ये सवाल किया जाता है कि साहब ये धार्मिक आजादी पर ये दखल है, अगर आप यूसीसी ला रहे हैं तो हम पर ये जबरदस्ती आप फोर्सफुली आप दबाव डाल रहे हैं। अब एक बात बताइए कि अगर आप कहते हैं कि हमारे शरिया में तो मुस्लिमों में महिला और पुरुष दोनों के लिए अगर एक समान नियम है, तो ये बताइए कि ये जो 4 शादियों की इजाजत है ये सिर्फ पुरुषों को है, महिलाओं को क्यों नहीं है? और अभी असीम वकार साहब ने कहा कि शादी का अगर तलाक हो जाता है तो वो महिला अजनबी हो गई, उसके साथ अब कोई, जब आपका कोई रिलेशन है नहीं तो उसको हम खर्च क्यों दें? तो फिर इद्दत के दौरान कुछ जो गुजारा भत्ता जो 3 महीने के लिए दिया जाता है वो क्यों दिया जाता है? सर ये चीज को समझना पड़ेगा, पहले आप समझाइए। ये शरीय लॉ जो मोहम्मदी लॉ है, ये आसमानी किताब को मुसलमान फॉलो करता है कि ना कि है सो ऑल इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को फॉलो करता है। यहाँ पे है सो हमारे पास शाफई, हम्बली और जितने भी हमारे इमामा हैं उसको जो हम फॉलो करते हैं। सर हम शादी करते हैं शरीय लॉ के हिसाब से, हम जो बच्चों को है सो हिस्सा देते हैं शरीय लॉ के हिसाब से, हम ज़कात निकालते हैं शरीय लॉ के हिसाब से 2.5% ज़कात निकालते हैं। यहाँ तक कि हम बकरी की ईद करते हैं तो 3 हिस्से उसमें से निकाल के एक हिस्सा घर में रखते हैं, एक हिस्सा रिश्तेदारों को देते हैं, एक हिस्सा गरीबों को देते हैं। उसी तरीके से 2.5% अपनी साल भर की कमाई में से शरीय लॉ के हिसाब से हम 2.5% अपने गरीब खानदान के लोगों को, गरीबों को। मैंने आपसे जो सवाल पूछा था सर, देखिए मुझे बीच में टोकने की आदत मुझे भी नहीं है। मैंने जो सवाल पूछा था, पहला सवाल, उसका जवाब दे दीजिए। अगर शरिया में महिला और पुरुष एक समान है, सिंपल सा क्वेश्चन है सर, 4 शादी एक पुरुष के लिए जायज है, महिलाओं के लिए नाजायज कैसे? समानता की बात करते हैं ना, बताइए। नहीं सर, आप ये बताइए कि 4 शादियां पुरुष करता है तो उसके बच्चों को बता सकता है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। अगर महिला नहीं बता सकती, शादी करती तो मां नहीं बता सकती, मां नहीं बता सकती। क्या बात कर रहे हैं सर आप? क्या बात कर रहे हैं सर आप? अरे 4 जब क्या बात कर रहे हैं आप? जब 4 शौहर, एक मां नहीं बता सकती। शौहर का बच्चा कौन सा है आपको कैसा बताएंगे आप? क्या बात कर रहे हैं सर? आप क्या बात कर रहे हैं? कैसा बताएंगे आप? कौन सी बीवी बताएंगे कि ये 4 शादियां मेरे मर्द के साथ फलाना है, ये बच्चा उसका है, ये इसका? हाँ मर्द। तो फिर ये प्रथा ही क्यों है? बराबर बताएगा। तो फिर ये प्रथा ही क्यों है? जब आपको इतना कंफ्यूजन है साहब, अगर इतना कंफ्यूजन है तो ये प्रथा क्यों है? बंद क्यों नहीं कर देते? प्रथा क्यों है फिर? अगर इतना कंफ्यूजन है कि बच्चे नहीं पहचान पाएंगे तो बंद क्यों नहीं कर देते? सर माय डियर, ये कौन कर रहा है आज के जमाने में 4 शादियां? कौन कर रहा? 40 बच्चे कौन कर रहा? 12 बच्चे कौन कर रहा? क्यों ये खाली पीली गलत प्रोपेगेंडा हो रहा? सर अभी तो आपने कहा कि भाई पुरुष कर सकता है, महिला के बारे में मैंने पूछ दिया तो आप कह रहे हैं वो नहीं कर सकती, बता नहीं पाएगी कौन बच्चा। हमारे इस्लाम में जायज है बराबर, मगर आज कोई कर रहा नहीं, हालात ऐसे। सुप्रीम कोर्ट में एक मुस्लिम महिला बुशरा ली गई थी, क्यों गई थी पता है आपको? क्यों गई थी? वो गई थी कि उनको संपत्ति में हक मिले। क्यों गई थी? कितना हक मिला उनको? कितना हक मिलता है एक बेटी को, एक विधवा को कितना हक मिलता है संपत्ति में, बताइए ना। नहीं सर, बेटी का तो हिस्सा है ना उसमें। अच्छा, बेटी का तो हिस्सा है। हाँ, अगर अब आप तलाक दे देंगे, वकील खान साहब जो बोल रहे बिल्कुल सही है। जब हमारा ताल्लुक ही नहीं है तो आप उसको दे बोल रहे ताल्लुक बनाओ, बोल रहे फिर आप उससे। जब ताल्लुक खत्म हो गया आप बार बार उसको बोल रहे नहीं, अब आप उससे आप ताल्लुक बनाते जाओ, आप उसको उसके टच में रहो, उसको पैसे दो, जब तक मेरा ताल्लुक खत्म कर दिया। अच्छा, हलाला है या नहीं है? हलाला है या नहीं है बताइए? जब खत्म हलाला है या नहीं है? नहीं है बिल्कुल। हाँ, हलाला है या नहीं है मुझे बता दीजिए, हलाला है या नहीं है? हलाला है क्या है हलाला? नहीं है सर, बिल्कुल नहीं हलाला नहीं है। जो चीज बिल्कुल खत्म हो चुकी है उसको आप बार बार है सो रिपीट मत कीजिए। 4 शादियां बंद 4 शादियां बंद हो गई हैं, 4 शादियां। मैं ताहिरा हसन जी आपके पास फिर से आ रहा हूं। प्रॉब्लम नहीं, ये बताइए कि ये जो विरोध, नहीं, प्रॉब्लम की जड़ है कहां? प्रॉब्लम की जड़ है कहां? शादी को लेकर, संपत्ति को लेकर, विरासत को लेकर, उत्तराधिकार को लेकर कहां दिक्कत है जिस पर सबसे बड़ा एतराज है? औरत शरई लॉ में मदाखिलत सबसे बड़ी रुकावट है। शरई लॉ में मदाखिलत सबसे बड़ी रुकावट है। सर आप मेरे को सुकून से जीने दीजिए। सर आप मेरे को मेरा संविधान मेरे को इजाजत देता है मेरे हिसाब से रहने का।
मेरे को लॉ फॉलो करना है, शरिया लॉ फॉलो करना है, मुसलमान शरिया लॉ। अब सऊदीया में ये हो रहा, फलाने जगह ये हो रहा, मेरे को क्या ताल्लुक है सर? आप शरिया लॉ मेरे को इजाजत देता है संविधान, मैं शरिया लॉ पे मतलब आप कह रहे हैं कि मुझे शरिया लॉ फॉलो करना है, मुझे शरिया लॉ फॉलो करना है, तो फिर आप क्यों कहते हैं कि देश संविधान से चलेगा? 100% आप कहते हैं देश संविधान से चलेगा, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि शरिया फॉलो करना है। ये दोनों बातें सर कॉन्ट्राडिक्ट हो रही हैं, ये दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्ट हो रही हैं। नहीं सर, बिल्कुल शरिया लॉ फॉलो करना मेरा हक है, मैं मुसलमान। ताहिरा हसन जी, मैं समझ नहीं पाया, अगर आप समझ पाई होंगी ताहिरा हसन जी तो प्लीज बता दीजिए। ये कह रहे हैं मैं शरिया फॉलो करूंगा, दूसरी तरफ कहते हैं संविधान से चलेगा, चलना किससे है यही पता नहीं। ताहिरा हसन जी, ताहिरा हसन जी, 2 मिनट बोलने दीजिए। ताहिरा हसन जी, ताहिरा हसन जी प्लीज जी हाँ बोलिए। मेरा मानना है कि देखिए बिल्कुल इस्लाम में जो ये बातें कर रहे हैं कहीं भी बार्बरिक, मैंने कहा इनह्यूमन एक्टिविटीज नहीं है। किसी औरत को अगर मेंटेनेंस मिल रही है तो इसमें क्या परेशानी है? वो औरत अपनी जिंदगी का लंबा हिस्सा देती है घर को संवारने में, बनाने में, और फिर उसको आप अबेंडन कर देंगे, फिर उसको कोई नहीं देखेगा। आप उन मार्जिनलाइज क्लास की औरतों को देखिए, मैं 25 साल से औरतों में काम कर रही हूँ। उन औरतों का जहां एक एक कमरों में रह रही है, वो भाई भी नहीं रख सकते उनको तलाक के बाद। वो बच्चों को लेके कहाँ रहे? जवान बेटी है, भतीजे जवान है। अरे आप कोई सिस्टम बनाइए ना, वक्फ बोर्ड में इतना पैसा है, कोई शेल्टर होम बनाइए, उनके लिए ट्रेनिंग सेंटर्स खोलिए, उनको सिलाई कढ़ाई ब्यूटिशियन का कोर्स करा के उनको अपने पैरों पे खड़ा कीजिए। भाई ये आप कीजिए ना, ऐसे कैसे कि अबेंडन कर दिया? अबेंडन करना कहीं इंसानियत का तकाजा नहीं है, और ये इस्लाम का जुज़ नहीं हो सकता। कोई ना कोई उसके लिए अल्टरनेटिव सिस्टम खड़ा करना पड़ेगा। और यूसीसी की बात है, बिल्कुल संविधान में मेंशन है, बाबा साहब ने उसको डाला है, लेकिन कहा नॉट बाय फोर्स। और यूसीसी पे मुसलमान इतना परेशान क्यों, मेरे समझ में नहीं आता। ये मसला मुसलमान का नहीं है भाई। मिताक्षरा जो ब्रांच है हिंदू में, वो लड़कियों को नहीं देते हैं। और आप चले जाइए गोवा में जो बना है सिविल कोड, वहां पर मर्द दूसरी शादी कर सकता है अगर 30 साल की उम्र तक उसको औरत जो है बेटा नहीं देती है। इतना डिस्क्रिमिनेटरी असॉल्ट करने वाला है जी। और जाहिर है जब आप हटा देते हैं, तब तो शायद मुझे लगता है कि असीम वकार जी की बात मान लेनी चाहिए कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग कानून, अलग अलग लॉ, अलग अलग यूसीसी कैसे चलेगा? एक समान कानून। असीम वकार साहब, यूनिफॉर्म सिविल कोड, असीम वकार साहब, तब तो सब पूरे देश भर में बहुत जल्द यूसीसी ले आना चाहिए, सभी की सहमति और रजामंदी से। हाँ बिल्कुल, उसका ड्राफ्ट लाना चाहिए। असीम वकार साहब, नहीं ला सकती बीजेपी सरकार, नहीं सुनिए, नहीं ला सकती, नहीं ला सकती। चैलेंज कर रहा हूं सर, मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर लीजिए। देखिए मुझे इतना अफसोस होता है पूरे भारत में आप इनकी कोई भी सामाजिक सोच नहीं है। मुझे बोल लेने दीजिए प्लीज। साजिया जी जरा इनको असीम वकार, साजिया जी जरा इनको बोल लेने दीजिए कि क्या बोलना चाह रहे हैं। आपने कहा कि चैलेंज करते हैं कि बीजेपी नहीं ला सकती। देखिए अभी आपने ये बात कही कि मर्दों में 4 शादी, एक से ज्यादा शादी, इसको माने लेते हैं मर्दों में एक से ज्यादा शादी। खाली मर्दों में एक से ज्यादा शादी मुसलमानों में है, लेकिन उसी जगह पर औरतें हमारे देश के कई इलाकों में एक से ज्यादा शादी करती हैं। कई जगह तो यह है कि अगर 4 भाई हैं तो एक ही बीवी हो जाती है। उनका मानना यह है कि प्रॉपर्टी ना बंटने पाए। आपके मध्य प्रदेश में जो कबीले हैं, राजस्थान में 1-2 बिरादरियां हैं, नॉर्थ ईस्ट में बिरादरियां हैं, आप स्टडी कीजिए इसकी। दूसरी एक बात और बोल दूं प्रत्युष साहब, अभी राशिद शरीफ साहब ने कहा हलाला इस्लाम में है, वो कह रहे हैं, मैं गारंटी ले रहा हूं कभी भी अल्लाह का कानून किसी भी गलत काम को करने को नहीं कहेगा। कुरान में हलाला, आज ये जो जिसको आप लोग बताते हैं या जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये हलाला इस्लाम में कुरान में नहीं है। और मैं आपके चैनल पर बोल के जा रहा हूं, अगर कहीं किसी तरह का कोई मौलाना इस तरह का हलाला करते या बात करते मिले या हलाला की कोई रिपोर्ट आए, उसके खिलाफ FIR कीजिए बलात्कार की। कभी भी बहुत अच्छी बात, गलत काम, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात कही खुदा या गॉड कभी अपने लोगों को बुरा काम करने को नहीं कहेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल। कहां से कैसे लिखा गया एक्टिविटीज में नहीं है। मतलब जो मौलाना इसका मतलब कि इस्लाम को गलत परिभाषित करते हैं कुछ मौलाना। दुनिया में अंधेरा फैला था,
मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपको कहीं हलाला का केस दिखता है, इस तरह का जो ये बोल रहे हैं, इस पर FIR होना चाहिए। मैं एक बार नहीं, इससे पहले भी कम से कम 50 बार बोल चुका हूं। ठीक है। अब मैं साजिया अलमी जी यहां पर जो असीम वकार ने एक बात कही, असीम वकार जी ने कहा कि मैं कह रहा हूं कि बीजेपी कभी देश में समान नागरिक संहिता यानी कि UCC नहीं ला सकती। वो चैलेंज कर रहे हैं। स्टेट में तो आप ले आए, केंद्र स्तर पर नहीं ला पाएंगे। ला सकती है कि सवाल ये नहीं है कि बीजेपी ला सकती है कि नहीं, सवाल ये है कि हम लोग सब मिलकर बाकी सारी पार्टियां क्यों नहीं लाना चाह रही है UCC। यहाँ तो AIMIM साथ दे रही है आपका साथ दे रही है AIMIM। असीम वकार साहब साथ रहेंगे ना? अरे असीम वकार की पार्टी ने तो ना तो नारी शक्ति वंदन पर और ना ही ट्रिपल तलाक के खत्म होने पर उस डिबेट पर भी साथ दिया था। आप इनसे क्या पूछ रहे हैं? खैर मैं आपको बताती हूँ कि पार्लियामेंट में जो हुआ है सब जानते हैं उनका क्या स्टैंड रहा है, क्या रुख रहा है, लेकिन मैं जवाब नहीं मुझे बोलने दीजिए। सवाल सबसे बड़ा ये है कि आज देश की मुस्लिम महिला, एक बार रुक जाइए आप, मैंने आपकी बात सुनी थी। नेताजी से सवाल अरे भाई खर्चा दिया, हिम्मत आपकी कितनी वो दिख रही है और नहीं। अरे मुझे बोलने दीजिए प्रत्युष जी, देखिए गलत। एक सेकंड बीच में असीम वकार साहब बीच में नहीं प्लीज। हाँ ठीक है, शाजिया अलमी अपनी बात रखें। अच्छा खासा नाम है आपका, आप उसे क्यों शाजिया बना रहे हैं अपने नाम को? अच्छा भला नाम है आपका। खैर, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, क्या एक मुस्लिम देश की जो महिला है, क्या वो भारतीय नागरिक नहीं है? सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या जो देश के कानून बाकी महिलाओं की सुरक्षा के लिए हैं, क्या मुस्लिम महिला को उससे राहत नहीं मिलनी चाहिए? ये सारे जब बैठे हैं यहाँ पे मर्द, ये सारे कानूनों में CRPC को मानते हैं, IPC को मानते हैं। इस्लाम खतरे में तभी इनका आता है जब मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात आती है। अगर बाकी चीजों में आप देश के कानून को मानते हैं तो पर्सनल लॉ में सिर्फ खास तौर से उसमें आपका इस्लाम खतरे में कैसे आ जाएगा? वो मुदाखलत कैसे होगी? ये समझने की बात है। अगर वाकई में आपको इतनी फिक्र की शरिया की, तो आप कहिए मुझे पूरा IPC पूरा CRPC हम फेंक देते हैं। हम यकीन ही नहीं है, हम हर एक चीज में चाहेंगे, चाहे जगह को लेकर डिस्प्यूट हो, हर एक चीज को लेकर राशिद शरीफ जी की एक बात शरीयत मानेंगे। जी राशिद शरीफ जी आपने एक बात कही ना, राशिद शरीफ जी आपने एक बात कही कि साहब हम तो शरिया को फॉलो करेंगे, हमारे लिए इस्लामिक कुछ कानून है उससे हम इतर नहीं जा सकते, देश का संविधान भी हमें इसकी इजाजत देता है। तो सर ये बताइए कि इस्लाम में जो चोरी करता है उसके लिए क्या सजा है? कई मुल्कों में तो सीधे हाथ काट दिया जाता है, मैं अगर गलत नहीं हूं तो। शरिया का जिक्र कीजिए। और कई जगहों पर ऐसा भी होता है कि अगर कोई बलात्कार का दोषी है तो उसको जमीन पर आधा गाड़ कर पत्थर से मार दिया जाता है। ये भी कानून है ना सर? एक सेकंड राशिद जी मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, 10 सेकंड में अपना सवाल खत्म कर दूंगा, जवाब दे दीजिएगा। राशिद जी मुझे बताइए ना, राशिद जी अगर आप कह रहे हैं हम शरिया कानून को फॉलो करेंगे, इस्लामिक कानून को मानेंगे, संविधान इजाजत देता है, तो उसी कानून के अंतर्गत आपके मुताबिक जो चोरी करता हाथ काट देना चाहिए? बात देखिए, हाँ उनको पत्थर से मार देना चाहिए अगर कोई रेप का दोषी है या कोई हत्यारा है। तो अब ये बताइए कि अगर यहाँ पर अगर किसी इस तरह के गुनाह में अगर कोई मुस्लिम उसमें शामिल होता है तो फिर आप उस वक्त थाना और कोर्ट क्यों जाते हैं? क्यों नहीं कहते कि साहब शरिया के हिसाब से दे दो इसको सजा? उस वक्त आपको कोर्ट नजर आता है, उस वक्त आपको संविधान नजर आता है। तो मतलब क्या ये सिलेक्टिव सोच मतलब अप्रोच है क्या? क्यों जाते जी बताइए ना राशिद शरीफ साहब। मतलब सारा पर्सनल लॉ शरिया जो है वो महिलाओं के लिए स्पेशली बनाया गया है क्या? राशिद शरीफ साहब महिलाओं की बातों में आ जाता है। ये जो शरिया लॉ जो है मैं आपको जो बता रहा हूँ, फॉलो उसको मुसलमान 100% करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। अब जो आप लॉ की बात बोल रहे हैं, अगर इस तरीके से अगर इस्लामिक लॉ अगर आ जाएगा कंट्री में, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, हर एक के लिए लाइए। हर एक के पास रेप होता, हर एक के पास मर्डर होता, हर एक के पास ऐसे चोरी होती, सबको लगाइए। अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज। सऊदीया में बताइए कोई मर्डर होता क्या? सऊदीया में बताइए चोरी होती क्या? क्योंकि कानून का डर है वहां पे लोगों को, यहाँ पे डर नहीं है। लगाइए सब हिंदुस्तान पे, पूरे हिंदुस्तान पे, पूरे हिंदुस्तान पे लगाइए। उसके बाद बताइए रिजल्ट, एक मर्डर होता, एक चोरी होती, पूरे हिंदुस्तान मतलब शरिया इस्लामिक कानून लगा दे, मतलब हाथ काट दे, बीच चौराहे पर पत्थर से मार दे। आप कह रहे हैं ये लागू हो जाए? क्या चाह रहे हैं आप? चाहते क्या?
10 सेकंड बिल्कुल लागू होना चाहिए, चाहती हूँ बोलना बस, बिल्कुल लागू होना चाहिए हिंदुस्तान में, ये जरूरी है हिंदुस्तान में लागू। लीजिए अभी शरिया या संविधान। अब मुफ्ती कसूर, एक सेकंड, मुफ्ती समून कासमी साहब, अब देखिए राशिद जी कह रहे हैं कि भाई शरिया कानून, इस्लामिक कानून सबसे बेहतर है, आप इस्लामिक कंट्रीज में देख लीजिए, उसको यहां भी फॉलो करना चाहिए। तो मेरी चुनौती है, नहीं मेरी 10 सेकंड मुझे बोलने दीजिए। भाई प्रत्युष जी, ये इस्लाम को, अगर इस्लाम को ये जानते तो मैं एक आपके जरिए से रोके कौन बोल रहे हैं। 10 सेकंड साजिया अलवी, 10 सेकंड साजिया अलवी, उसके बाद मुफ्ती समून अपनी बात रखेगा जी। अरे एक मिनट, आजादी से लेकर अब तक आपसे नहीं, मैं जब 10 सेकंड बोलने दीजिए, उन्होंने बहुत देर तक बोला है। मेरी इंतजा है हमारे सब भाइयों से जिनको लगता है शरीयत कानून जो है वाकई में इनके लिए सबसे जरूरी है और ये मानना नहीं चाहते। मैं छोड़ दूंगा। पर्सनल लॉ बोर्ड को मेरी चुनौती है कि वो पूरे देश में करें, एक कैंपेन करें, एक मुहिम छेड़ें। ओके, ठीक है कि मुसलमान, ठीक है, मुफ्ती समून कासमी, लेकिन आईपीसी और सीआरपीसी में भी, सिविल में भी, और नहीं ये कह रहे शरिया कानून सबसे बेहतर है, उसी को लागू कर देना चाहिए देश के अंदर। जिक्र किया, हाँ अरे रुकिए, मैं ये बता रहा हूँ, यूसीसी इस्लाम के खिलाफ नहीं है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने पहल की है, सारे देश में यूसीसी आएगा, यूसीसी कुरीतियों पे पाबंदी लगाएगा और महिलाओं का जो अधिकार है उससे उन्हें प्राप्त होगा। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जिनका आप नाम ले रहे हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 50 लोगों की एक बॉडी है, इन्हें किसने चुना है? और मैं तो ये कहना चाहता हूँ इनका ड्राफ्ट जो है, ज़रा ये इस्लामिक ड्राफ्ट को सामने तो रखें। मैं आसिम वकार से और सारे लोगों से ये बात कहना चाह रहा हूँ कि याद रखें कि इस्लाम का मिसयूज़ कर रहे हैं आप शरीयत का मिसयूज़ कर रहे हैं। शरीयत का और संविधान का कहीं टकराव नहीं है। और मुसलमानों को मैं सीधे कहना चाहता हूं कि ये आपके बच्चों को और आपको भ्रमित करके ये मुख्य धारा से इन्होंने 60 साल में कांग्रेस की मीडिएटिंगशिप की है, उसके अलावा कोई काम नहीं किया। आज उत्तराखंड के अंदर माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमारे बच्ची और बच्चियों ने मदरसा बोर्ड के 96% 23 आचार्य रिजल्ट दिया है और एनसीईआरटी को पढ़कर के वो इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, आईएएस आईपीएस बनेंगे। और मैं ये दावे के साथ ये कह सकता हूं कि मुसलमान मुख्य धारा से जुड़ के भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मुफ्ती मंजूर जियाई साहब, ये जो आम सहमति की बात होती है ना, आम सहमति की बात होती है कि साहब एक समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लाने के लिए सबकी रजामंदी जरूरी है। तो फिर सवाल इसमें यह भी खड़ा होता है कि कब वो रजामंदी हो पाएगी। यहां तो एक कोर्ट का एक फैसला आता है छोटा सा, उसको लेकर बवाल हो जाता है। खैरे साहब, मसला ये नहीं है, मसला ये है कि जो इसके जानकार हैं, जो इन्होंने रिसर्च किया है, जिन्होंने इस्लाम पर पीएचडी की है, तो कम से कम आप उनसे भी मशवरा नहीं करेंगे तो फिर इस तरीके से किसी चीज को थोपना ये गैर मुनासिब बात होती है। खरे साहब, मैं आपको दो बातें देश के हवाले करना चाहूंगा। मुल्क का, हिंदुस्तान का मुसलमान संविधान के साथ में है, देश के साथ में है, देश की तरक्की के साथ में है और हर एक को उस पर लाइट मिलना चाहिए, इसमें किसी को कोई एतराज नहीं है। लेकिन किसी चीज को किसी पर आयद करने से पहले कम से कम उसके आप मशवरे लें कि उसके कवानीन जो बने हुए हैं उसके अंदर कौन सी चीजें टकरा रही हैं। मैं किसी मुस्लिम बहन के किसी के खिलाफ नहीं हूं कि उनके हुकूक नहीं मिलने चाहिए या इस्लाम ने उनको हुकूक नहीं दिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि औरतों को हुकूक इस्लाम ने नहीं दिए, ये बिल्कुल बेजा है। इस्लाम ने औरतों को हुकूक इतना दिया है, किसी भी धर्म में इतने हुकूक नहीं मिले हैं औरतों को। मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, इस्लाम बहुत ही पाकीज़ा मजहब है जो औरतों के हुकूक, बच्चों के हुकूक, मर्दों के हुकूक, बच्चों लड़कों के हुकूक, सारे हुकूक अदा करने के हुक्म देता है। तो फिर अगर इतने हुकूक, मैं शाहिद अली जी, अगर इतना हक, इतना हुकूक अगर महिलाओं को मिलता है तो शाह बानो को, शायरा बानो को, बुशरा अली को कोर्ट जाने की जरूरत क्यों पड़ती है? शाहिद अली साहब, ड्रिल ना करते हुए अब प्लीज 1 मिनट रुक जाइए। सच्चाई जानना ही नहीं। संविधान में, शरीयत में कोई टकराव नहीं है।
ग्रास रूट पे जाके और देखिए संविधान को और शरीयत को इंटरप्रेट करने का, एक्सप्लेन करने का। अब प्लीज खरे साहब चुप रहिए 1 मिनट के लिए। मैं नहीं बोल रहा हूं सर, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं। शाहिद अली जी, आप ड्रिल कर रहे हैं इसको। शाहिद अली जी, मैंने कहा बोला, मैंने कहा बोला, कोई आदमी मंसूर जियाई साहब कह रहे थे, कोई आदमी शरीयत की बात करता है तो आप कहते हो संविधान की नहीं मानोगे आप। व्हाट इज नॉनसेंस। संविधान में ही शरीयत को मानने का अधिकार है। दोनों में कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, दोनों में कोई लड़ाई नहीं है, और इसको इंटरप्रेट करने का अधिकार माननीय न्यायालयों का है। माननीय न्यायालय ने शरीयत एक्ट को पूरी तरह से लागू किया हुआ है, वैलिड करार दिया हुआ है। तो आप ये कहना बंद कर दीजिए कि साहब शरीयत मानेंगे तो संविधान नहीं मानेंगे आप, और संविधान मानेंगे तो शरीयत नहीं मानेंगे। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ चलते हैं, साथ साथ चलेंगे। दूसरी बात, मैं चैलेंज कर रहा हूं आपके माध्यम से, आपने जिस पे ही बात करनी हो, चाहे वो हलाला हो, डॉवर हो, डिवोर्स हो, मेंटेनेंस हो, या आपके इसके वारिसान के हक की बात हो, या सक्सेशन की बात हो, मैं चैलेंज कर रहा हूं आपके माध्यम से। आइए मुझसे बहस करिए और मुझसे अच्छा कानून बता दीजिए। आप कुरान से अच्छा कानून बता दीजिए, हम आपकी बात मान लेंगे। आप बहस तो करिए। तो आप बहस नहीं करते हो, तो आप बहस नहीं करते हो इस बात के लिए। तो मतलब आप भी राशि शरीफ, मतलब आप भी राशि शरीफ, यानी कि आप भी राशि शरीफ जी के बात से इत्तेफाक रखते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर शरिया कानून, इस्लामिक कानून लागू हो जाना चाहिए जैसे बाकी कंट्रीज में, हमारे पड़ोसी मुल्क में हो जाना चाहिए। ये आपके लिए सबसे बेहतर कानून। वाह साहब, चलिए ठीक है सर, चलिए सर, समय इजाजत दे रहा है, समय इजाजत दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बहस में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।